हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं सिल्विया प्लैथ की लिखी पोयम एरियल। एरियल एक बहुत ही गहरी मेटाफोरिकल पोयम है और यहाँ पर सिल्विया प्लैथ का क्या अनुभव रहा। एक बहुत ही खतरनाक अनुभव उनका रहा घोड़े की सवारी का। ये इसका फोकस है। ये उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी और इसमें बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स हैं और एसोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स मतलब राइमिंग कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स मतलब राइमिंग वावल्स। साथ ही इसमें हाफ राइम्स भी हैं, एलिट्रेशन भी हैं। साथ ही इसमें एंजेम्पमेंट का भी यूज़ किया गया है। एंजेम्पमेंट का मतलब होता है कई जगह लाइन ब्रेक होती हैं, नेचुरल स्टॉप नहीं होता, कई जगह लाइंस बीच में ब्रेक होती हैं। यदि इसकी समरी की बात करूं तो ये मैंने जैसा आपको बताया कि किस तरीके से इन्होंने एक घोड़े की सवारी करी और वहाँ उन्होंने एक तरीके से मौत का सामना किया। जब वो सवारी करती हैं तो वो एक तरीके से खुद के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको खोने लगती हैं। उनकी पास्ट लाइफ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि अब वो कुछ और बन गई हैं। वो अपने घोड़े एरियल के साथ जैसे मर्ज हो रही हैं और अब वो एक तीर की तरह बन गई हैं और उनकी ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी की तरह हो रही है। अब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। ये तो मैंने आपको इसकी समरी बताई है। अब हम फर्स्ट 3 लाइंस को देखते हैं। स्टैसिस इन डार्कनेस, देन द सब्सटेंसलेस ब्लू, पॉर ऑफ टोर एंड डिस्टेंसेस। ये पहला टरसेट है। टरसेट मतलब 3 लाइन का एक स्टैंजा। तो यहाँ पे वो क्या कह रही हैं? वो एक डार्कनेस की बात कर रही हैं, एक जगह जहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है और इस अंधेरे में वो स्टैसिस की सिचुएशन में है। स्टैसिस यानी एक तरीके से जम गई हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, एरियल प्लैथ के घोड़े का नाम है। वो उस पर सवारी कर रही हैं और वो अचानक से बहुत तेज भागने लगता है। एक सडन चीज होती है ये। सब्सटेंसलेस ब्लू जो कहा गया है वो इसी को कहा गया है कि अचानक से उसका तेज भागना। और ब्लू कलर यहाँ पे एक तरीके से आसमान को बता रहा है। इतना तेज भाग रहा है कि ऐसा लगा कि वो जैसे आसमान में है। और पोर ऑफ टोर, टोर का मतलब होता है पहाड़ियां। यहाँ पे इंटरनल राइमिंग है तो उसको पहाड़ियां दिख रही हैं, वुड्स जंगल दिख रहे हैं, कई लैंडमार्क उसको दिख रहे हैं जब तेजी से एरियल भाग रहा है। अब अगला जो टर्सेट है, लाइन जो 4 to 6 है, उसमें कहा गया है गॉड्स लाइनस, कि जो एरियल है, जो घोड़ी है, वो एक तरीके से भगवान की शेरनी है। तो यहाँ पे कोशिश की गई बताने की कि जो घोड़ी है उसके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, वो खुद अपने आप में भयानक है और अब उसे ऐसा फील होता है जैसे वो दोनों एक हो गए हैं, आपस में मर्ज हो गए हैं और अब वो एक हो गए हैं। वो घोड़ी के गर्दन को कस के पकड़ लेती है। उसे दिखाई दे रहे हैं फटाफट भागते हुए पिवॉट ऑफ हील्स एंड नीज। घोड़े की जो हील है और जो उसके नीज हैं वो उसे दिखाई दे रहे हैं जब वो सरपट भाग रही है। वो तेजी से आगे बढ़ रही है। द फरो। अब हम देखेंगे लाइन 7 to 9 जो अगला टर्सेट है। स्प्लिट्स एंड पासेस। तो यहाँ पे वो उसको कंपेयर कर रही हैं फरो के साथ, कि जिस तरीके से जो उसके हूव्स होते हैं किसी भी घोड़े के, वो जब ग्राउंड पे पड़ते हैं तो वो जो एक निशान बना देते हैं। साथ ही जो घोड़े का ब्राउन नेक है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ये ऐसे हैं जैसे बहनें होती हैं। अब उन्हें लग रहा है कि वो थोड़ा कंट्रोल खो रही हैं इस पूरी सिचुएशन में। घोड़ा इतना बेकाबू है, एरियल इतनी बेकाबू है कि वो कंट्रोल खो रही हैं।
अब हम देखेंगे लाइंस 10 to 12। यहाँ पे सिल्विया प्लाथ अपने डार्क पास्ट के बारे में सोच रही हैं। यहाँ पे जो बार बार कहा जा रहा है कि डार्कनेस और ब्राउन कलर, यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज़ में लिया है जो कि एक ऑफेंसिव वर्ड है, पर यहाँ पर वो रेशियल नहीं हो रही हैं, वो तो बस डार्कनेस को बता रही हैं। किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये रेसिज्म नहीं है। यहाँ पे डार्कनेस में बैरीज के बारे में बात हो रही है, घोड़ी के डार्क हुक्स की बात हो रही है। अब बात करेंगे लाइंस 13 to 15 की। अब जब स्पीकर इमेजिन कर रही हैं, उसके दिमाग में बैरीज की इमेज आ रही है और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जब वो बैरीज खा रही हैं तो ब्लैक स्वीट ब्लड माउथफुल है, मुंह डार्क कलर के खून से भर गया है। इस तरह की डार्क इमेजरी करना सिल्विया के लिए कोई नई बात नहीं है, उनकी अक्सर पोएम्स में हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे ब्लड की बात आने से बड़ा एक डार्क हो गई है ये पोएम। अब यहाँ पे शैडो वर्ड भी आया है। ये शैडो वर्ड हमें फीलिंग बताता है, डेंजर की फीलिंग को बताता है। अब हम देखेंगे लाइन 16 to 18। हॉल्स मी थ्रू एयर से स्टार्ट होती है ये। अब ये उसकी सवारी कर रही हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये आसमान में उड़ रही हैं। बड़ा एक केओस की फीलिंग है ये, बड़ी एक टेरिफाइंग राइड है ये एरियल के ऊपर। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें हॉल किया गया है, मतलब ये एक ज़बरदस्ती है जिसमें कोई चॉइस नहीं है, बस इनको ये सवारी करनी पड़ रही है। वो तेज़ी से भाग रही है एरियल। थाइज, हेयर। अब आगे बात आती है कि वो उस पावर को महसूस कर रही है घोड़ी की और उसकी एबिलिटी को कि वो अपने ऊपर कुछ भी कैरी कर सकती है। उसके पैर जो हैं, उसके जो फीट हैं, वो एक तरह का सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उसका इस तरीके से तेजी से भागना उसे ये एहसास दिला रहा है जैसे कि जो प्लैथ है उसकी स्किन शेड हो रही है, झर रही है जैसे, और अब वो कुछ और बन रही है, कुछ नया बन रही है। अब लाइंस 19 to 21 की बात करेंगे जो वाइट से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे वाइट जो शब्द है वो एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट हो गया। जो सबसे पहले आंखों को एकदम काला कहा गया था, उससे बिल्कुल अलग। तो अब वो कह रही है ये मैंने टेस्ट कर लिया इस डार्कनेस को अपने मुंह में और अब मैं इससे उबर रही हूं। मैं गोडीवा जैसा फील कर रही हूं। जो 11वीं सदी की महिला होती थी, उसे अपने हस्बैंड के प्रति अपना डिवोशन प्रूव करना होता था। यहाँ पे वो अपने आप को गोडीवा से कंपेयर कर रही हैं। गोडीवा एक हिस्टोरिकल फिगर थी, एक 11वीं सदी की महिला थी। उसने अपने हस्बैंड के प्रति अपना डिवोशन प्रूव किया था। जो अर्ल ऑफ मर्सिया थे, ऐसा करने के लिए लेडी गोडीवा को घोड़े की सवारी करनी पड़ी थी पूरा नेकेड होकर। तो यहाँ पे स्पीकर कह रही है कि वो अपने आप को लेडी गोडीवा जैसा फील कर रही है। और मेटाफोरिकली कहा गया है कि जैसे वो नेकेड थी, तो ऐसे ही इसकी एक एक लेयर निकल रही है खुद की भी। एक तरीके से उसकी क्लिनजिंग हो रही है और अब वो कुछ और बन रही है। लाइन्स 22 to 24 देखेंगे। एंड नाउ आई। यहाँ पे वो कह रही है कि ये कोई एक्सीडेंटल डिजास्टर नहीं है, ये कुछ और है। ये एक वेकअप कॉल है, एक अपॉर्चुनिटी है अपनी ज़िंदगी के तरीके को बदलने की। अब वो फॉर्म से वीट में बदल रही है, एक झाग से गेहूं में बदल रही है। वो अपना जो ओल्ड सेल्फ है उसको छोड़ रही है पीछे। अब वो इस जो आसपास का दृश्य है उससे मिल रही है और उसके जैसा ही बन रही है। आगे देखते हैं लाइंस 25 to 27।
आगे उसे ऐसा लगता है जो उसको थॉट्स आ रहे हैं, एक चाइल्ड्स क्राई, एक बच्चे की चीख की आवाज़ उसे आ रही है। मेल्ट्स इन वॉल, जैसे दीवारों में पिघल गई है। उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो प्रकृति का हिस्सा बन गई है और अब पास्ट की कोई बातें उसे परेशान नहीं कर रही है। अब यहाँ पे ऐसा इंटरप्रेट किया जा सकता है कि जो बच्चे की चीख की आवाज़ आई है, ये कोई ऐसा बच्चा था जो शायद सिल्विया प्लैथ चाहती थी, उसकी इच्छा थी, बट उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो वो उस लॉस को फील कर रही है और अब वो अपने आप को एक एरो की तरह मानती है, एम द एरो, कि मैं एक तीर की तरह हूँ जो तेजी से स्पीडीली आगे जा रहा है। और वो कहती है कि उसका और उसके घोड़े एरियल का कनेक्शन अब स्ट्रांग हो गया है। अब हम बात करेंगे लाइंस 28 to 31 की। द ड्यू दैट फ्लाइज, ये फाइनल लाइन है इन पोएम की, जिसमें कि वो डार्कनेस के बारे में बात कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये घुड़सवारी एक सुसाइडल है, कि जो भी चेंजेस उसके लाइफ में आए हैं उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने अपने पास्ट सेल्फ को किल कर दिया है। और उसे ऐसा लग रहा है कि अपने आसपास के जंगलों से वो फ्लाई करते हुए जा रही है और उसने ड्यू को हटा दिया है, ओस को हटा दिया है, वो आगे बढ़ रही है। उसकी स्पीड कम नहीं हो रही है, वो तेजी से आगे जाती जा रही है और वो और एरियल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो तेजी से सूरज की तरफ जा रहे हैं, एक नया दिन आ रहा है। अब उसे एक टनल के एंड से एक रोशनी आती हुई दिख रही है और वो सीधा उसकी तरफ बढ़ रही है जहां उसे एक नई जिंदगी मिलेगी। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। सिल्विया प्लैथ की शादी हुई थी टैड ह्यूजीस से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।